Hello, my dear students. I welcome all of you on WS Academy. In this lecture, this is the marathon second for ecology environment MCQ series, and we are going to discuss a lot of questions here, and we let us solve it together. So, the today's first question on your screen is the red data books published by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, that is IUCN. IUCN जो रेड डेटा बुक लिस्ट देती है ना, रेड डेटा बुक देती है ना, तो उसमें कौन से लिस्ट्स होते हैं, उसमें क्या होता है। ऑप्शंस में दिया गया है ऑप्शन 1 एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, थ्रेटनेड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज। बताइए IUCN के द्वारा रेड डेटा बुक्स जो आती हैं उसमें किस किस चीज़ का लिस्ट होता है। Options are 1 and 3, 2 only, 2 and 3, 3 only. Choose the correct option. And yes, the right answer is option B. So 2 only is the right answer. क्यों? क्योंकि जो रेड डेटा बुक है IUCN की उसमें थ्रेटनेड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज लिखे होते हैं, कौन कौन सी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो है ऑन द वर्ज ऑफ जो है थ्रेटनिंग है, एंड कौन ख़त्म हो जा रहे हैं, किसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। इसने जो है रेड डेटा बुक में इनको कैटेगराइज किया है इन स्पीशीज़ को 9 कैटेगरीज में। तो 9 कैटेगरीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, और जिसमें कि नॉट इवेलुएटेड, डेटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटनेड, वर्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड या एक्सटिंक्ट कैटेगरी जो है वो रखी गई है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चूज द मूविंग टू द अदर क्वेश्चन। Biodiversity is normally greater in the lower latitudes as compared to the higher latitudes. Along the mountain gradients, biodiversity is normally greater in the lower altitudes as compared to the higher altitudes. अब मुझे बताइए लैटिट्यूड्स और ऑल्टीट्यूड्स के बारे में ये क्वेश्चन है कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है ना वो ज़्यादातर लोअर लैटिट्यूड्स में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हायर लैटिट्यूड। अच्छा, along the mountain gradients biodiversity is normally greater in lower altitudes as compared to higher altitudes. अगर हम माउंटेन्स की बात करेंगे वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी यूजुअली ग्रेटर होती है लोअर ऑल्टीट्यूड्स में एज कम्पेयर टू द हायर ऑल्टीट्यूड्स। तो आपको क्या लगता है क्या सही है इसमें से और क्या गलत है? तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है ये करेक्ट है। क्यों? बायोडाइवर्सिटी जो पहला वाला स्टेटमेंट है, अगर हम देखो, अगर हम ये अर्थ है, अगर हम पोल्स से इक्वेटर यहाँ ट्रॉपिक्स की ओर आएंगे ना, इक्वेटर की ओर, यहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, क्योंकि पोल्स पे जो है हार्श कंडीशंस होती है ना, क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो यहाँ पे ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी होती है। और अगर हम माउंटेन ग्रेडियंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो अर्थ है इसके जो ये हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइंस होती है ना इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लोअर लैटिट्यूड्स हैं जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे 90 डिग्री पोल्स की हो जाएंगे, यहाँ से भी 90 डिग्री ये नॉर्थ है, ये 90 डिग्री साउथ की हो जाएगी, ये 0 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, तो लोअर लैटिट्यूड्स जो होती है ना वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन में आती है, ट्रॉपिक्स में आती है, यहाँ पे गर्मी ठीक ठाक होती है, टेम्परेचर नॉर्मल होता है। यहाँ पे जो पोल्स की और हायर लैटिट्यूड्स पे जाएंगे ना वहाँ पे हार्श कंडीशंस होती है, इस वजह से लोअर लैटिट्यूड्स पे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है एज कम्पेयर टू हायर डाइवर्सिटी। अब अगर हम बात करेंगे इसकी ऑल्टीट्यूड्स की, अगर हम माउंटेन ग्रेडियंट्स की बात करेंगे, जो फुट हिल्स होते हैं ना, जब हम थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते हैं ना माउंटेन्स में, तो ऊपर एक जगह पहुंचता है इंसान हाइट में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स बड़े बड़े होते हैं, डाइवर्सिटी बहुत होती है, लेकिन उससे ऊपर जब इंसान जाता है ना तो वहाँ पे भी ऑल्टीट्यूड कम हो जाता है। तो दूसरा भी सही है क्योंकि अगर हम माउंटेन्स की बात करेंगे वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादातर लोअर लैटिट्यूड्स में होती है एज कम्पेयर टू हायर लोअर ऑल्टीट्यूड्स में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हायर ऑल्टीट्यूड्स, क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड्स बर्फ से ढके हुए होते हैं, वहाँ पे भी हार्श कंडीशन होती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट्स: इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट, Mining and Mineral Development Act, Customs Act and Indian Forest Act. Which of the above acts have relevance to bearing on the diversity conservation in the country? तो इन ये जो अंदर एक्ट्स हमने पढ़े, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट है, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट है, कस्टम्स एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, ये इसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में के साथ कौन से ये एक्ट्स रिलेट करते हैं इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो? देखो, अगर हम सेंट्रल एक्ट्स की बात करेंगे ना, यहाँ पे हमें बताना है कि
इनमें से कौन से एक्ट्स बायोडाइवर्सिटी के साथ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के साथ एसोसिएटेड है? बायोडाइवर्सिटी में हर एक चीज़ आता है, जो भी वैरायटी होगी प्लांट स्पीशीज़ में, एनिमल स्पीशीज़ में, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर हमें कंजर्वेशन करनी है इंडिया में, उसमें फिशरीज एक्ट भी आएंगे, उसमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी आएगा, तो ये सही है, ठीक है। तो इसके साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट भी आएगा, इंडियन कॉफ़ी एक्ट भी आएगा, और उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट भी आएगा, ठीक है। रबर एक्ट भी आएगा, टी एक्ट भी आएगा, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट भी आएगा इसमें, ठीक है। और इसके साथ साथ कस्टम्स एक्ट भी आएगा। तो 1 2 3 4, ठीक है, ये चारों जो एक्ट्स हैं, दीज आर ऑल करेक्ट, ये सारे रिलेवेंट है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद, हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंडियन एग्रीकल्चर? जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, वो कैसे हमें इंडियन एग्रीकल्चर को बचाने में हेल्प करती है? एनबीए चेक्स द बायोपायरेसी एंड प्रोटेक्ट्स द इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज। एनबीए डायरेक्टली monitors and supervises the scientific research on genetic modification of crop plants. Application for intellectual property rights related to genetic biological resources cannot be made without the approval of एनबीए। तो क्या ये तीन काम एनबीए करती है? क्या ये बायो पायरेसी से बचाती है? क्या ये जो अपनी हमारी इंडिजीनियस वेराइटीज़ है उनके जेनेटिक रिसोर्स को बचाती है? क्या ये सुपरवाइज करती है कि जितना भी रिसर्च हो रहा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन पे या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेटेड हमें ये हेल्प करती है? क्या हमें इससे परमिशन लेना पड़ता है? तो इनमें से आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जो ऑप्शन है, पहला तो ठीक है, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है ना, इसको बनाया गया इसी के लिए, सो दैट ये बायोपायरेसी एंड प्रोटेक्ट करेगी इंडिजिनस और ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज को। और ये जो ऑप्शन सेकंड है ना, इसमें एनबीए डायरेक्टली मॉनिटर्स एंड सुपरवाइज, ये गलत है, क्योंकि हमारे पास एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अप्रेजल कमेटी है, वही देखती है और मॉनिटर करती है, सुपरवाइज करती है साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स पे। जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमें करनी है, जैसे हम नई जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन है या बीटी ब्रिंजल है, वो लाए थे, उसके लिए हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है। सो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, 1 and 3 ऑन, ये वाला ऑप्शन सही है, बिकॉज स्टेटमेंट सेकंड इज गलत, ठीक है। ओके वो गलत है स्टेटमेंट सेकंड, ठीक है। द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010, जो 2010 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट आया, वाज एनेक्टेड इन कंसोनेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग लाया गया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, और कब लाया गया था? 2010 में। ऑप्शन आर राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। क्या ये राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है हमारा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में, क्या ये उसके साथ आता है? प्रोविजन ऑफ grants for raising the level of administration in the scheduled areas for the welfare of scheduled tribe under article 275 sub clause 1। क्या ये आता है आर्टिकल 275 के अंदर, जिसमें शेड्यूल्ड एरियाज को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए दिया गया है? क्या उसके अंदर आता है? पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा एज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 243। क्या ये पंचायत वाले चैप्टर में आता है? बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट जो 2010 लाया गया, इसके अंडर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स बनाए गए। इसमें ये बोला गया कि जो एनवायरमेंट के रिलेटेड केसेस होगा ना, वो विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट होना चाहिए। तो इसलिए ट्राइब्यूनल होना चाहिए, अलग से कोर्ट होना चाहिए जो एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्ट, एनवायरमेंट रिलेटेड जो है इश्यूज को डील करेगा। तो इसलिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट बनाया गया 2010 में। तो बेसिकली इसका पंचायत के साथ कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली, इसको ग्राम सभा पंचायत के कोई लेना देना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव शेड्यूल्ड एरियाज के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, ये बताया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ जो है, ये एक्सट्रांजिकली हमें लिखा है राइट टू लाइफ, लेकिन इंट्रांजिकली इसमें अगर हम देखेंगे इसमें हिडन क्या है? राइट टू लाइफ, इंसान को राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डिग्निटी, राइट टू फुल डेवलपमेंट, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू प्रॉपर एनवायरमेंट, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, ये भी होता है। तो यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राइट टू लाइफ जो हमारे पास है फंडामेंटल राइट, उसके साथ ही आता है राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट को बचाने के लिए जो है ये हमें इस फंडामेंटल राइट का हुकूक देना है अपने सिटीजन्स को, इसलिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट बनाया गया 2010 में, ठीक है। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, इफ नेशनल वाटर मिशन इज प्रॉपर्ली एंड कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड, हाउ विल इट इम्पैक्ट द कंट्री? अगर जो हमारा नेशनल वाटर मिशन कंप्लीटली इंप्लीमेंट किया गया, अच्छे से इसको जो प्रॉपर्ली बनाया गया, इंप्लीमेंट किया गया, इससे हमारी कंट्री को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑप्शंस आर पार्ट ऑफ द वाटर नीड्स ऑफ अर्बन एरियाज विल बी मेट थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कोस्टल सिटीज विद inadequate alternative source of water will be met by adopting appropriate technologies that allow for the use of ocean water. All the rivers of Himalayan origin will be linked to the river of peninsular India. The expenses incurred by the farmers for digging bore wells and for installing motors and pump sets to draw groundwater will be completely reimbursed by the government. तो क्या होगा अगर ये मिशन अच्छे से
इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल वाटर मिशन, तो क्या इसमें जो अर्बन एरियाज़ में वाटर नीड है वो अच्छे से फुलफिल हो जाएगी बाय रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर? क्या इसमें जो कोस्टल सिटीज़ में इनएडुकेट वाटर होता है तो इनको क्या अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज दी जाएगी? क्या जो हिमालयन हमारे पास दो सिस्टम ऑफ रिवर्स होते हैं, एक तो हिमालयन और दूसरे पेनिनसुलर, क्या हिमालयन रिवर्स को पेनिनसुलर इंडिया से जोड़ा जाएगा? या फार्मर्स को जो ट्यूबवेल्स के लिए डिगिंग और बोरवेल्स करना पड़ता है उसमें जो खर्चा आता है क्या वो गवर्नमेंट देगा? तो क्या लगता है आपको इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? So let's see the options 1 only, 1 and 2 only, 3 and 4 only and 1, 2, 3 and 4 only. और हाँ, हमेशा जब आप एग्जाम में होते ना ये लाइन अच्छे से पढ़ा करो कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो आप बताइए क्या लगता है आपको क्या सही है? देखो नेशनल वाटर मिशन जो है ना इसमें कुछ ये नहीं ऐसा बोला गया कि गवर्नमेंट अब खर्चा देगा इसका जो बोरवेल डिग करने का, वो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ये भी नहीं देखा कि हिमालयन ऑरिजिन जो हमारे रिवर्स है, इंदस है या गंगा है, उनको जोड़ा जाएगा या ब्रह्मपुत्र है उनको जोड़ा जाएगा पेनिनसुलर इंडिया में, ये भी नहीं बता के। लेकिन हाँ, कोस्टल सिटीज़ में जो वाटर सिक्योरिटी होती थी ना वो उससे हम बच सकते हैं। एंड यस, जो अर्बन एरियाज में जो वाटर नीड्स बढ़ती जा रही है और वाटर क्राइसिस जैसे चेन्नई में हमने देखी वो भी ख़त्म हो जाएगी। सो 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर, 1 and 2। ठीक है, ओके। Moving to another question, biomass gasification is considered to be one of the sustainable solutions to the power crisis in India. आपको पता है हर एक कंट्री को अगर डेवलप होना है तो उसमें एनर्जी बहुत लगती है, पावर बहुत लगता है। तो पावर क्राइसिस जो इंडिया में है, हमें बहुत पावर की ज़रूरत है, तो बोला जाता है कि बायोमास गैसिफिकेशन जो है वो एक अच्छा सोल्यूशन है, सस्टेनेबल सोल्यूशन। मतलब उससे एनवायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुँचेगा और जो हमारी कंट्री है उसको पावर भी ठीक ठाक मिलेगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर correct? Coconut shells, groundnut shells, rice husk can be used in biomass gasification. The combustible gases generated from biomass gasification consist of hydrogen and carbon dioxide only. The combustible gases generated from biomass gasification can be used for direct heat generation but not in internal combustion engines. पता है इनमें से कौन सा सही है related to the biomass gasification? आपको पता है biomass gas ये आपने प्रोसेस पढ़ा होगा कि आप कैसे डंप करते हो डिफरेंट शेल्स वेस्ट को, फिर वहाँ से हमें जो है फ्यूल मिलता है। ठीक है, तो आप बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो स्टेटमेंट थर्ड जो है ना ये गलत है। क्यों? बायोमास गैस, कंबस्टिबल गैसेज जो हमें बायोमास से जनरेट होती है ना वो हमें डायरेक्ट हीट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरनल कंबशन इंजन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तभी तो इसका ज़्यादा फ़ायदा है। सो स्टेटमेंट थर्ड इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि कंबस्टिबल गैसेस जो हम बायोमास गैसिफिकेशन से गैसेस हमें कंबस्टिबल जो हमें जलाने के लिए यूज़ होंगी गैसेस जो हमें निकलती हैं उसमें हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑनली, ये सिर्फ ये दो नहीं होंगे। ये जहाँ पे ऑनली स्टेटमेंट हमेशा स्टेटमेंट में होता है ना वो यूजुअली गलत होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखोगे हमारे पास इसमें मीथेन भी होगा, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा CO, इसमें H2 हाइड्रोजन भी होगा, इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। तो ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इनकरेक्ट। अगर सिर्फ ये अगर ओनली नहीं होता फिर चलता, लेकिन यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट है सिर्फ ये दो नहीं होंगे और भी होंगे गैसेस। हाँ, कोकोनट शेल्स, ग्राउंड नट शेल्स और राइस हस्क है, ठीक है, जो हमें पैडी फील्ड से फिर निकलता है, कैन बी यूज्ड इन बायोमास गैसिफिकेशन, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। सो ओनली वन ऑप्शन इज़ राइट। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ऑप्शन सही है। देखो ये जो यहाँ पे इस PDF पे ऑप्शन देखें इन पे आप नहीं जाएगा आंसर्स पे, बाकी इसमें ऑप्शन 1 इज़ ओनली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन इज इंक्रीजिंग। आपको पता है ओशन में एसिडिफिकेशन बढ़ रही है डे बाई डे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दैट, है ना। व्हाई इज दिस फिनोमेना कॉज ऑफ कंसर्न? तो ये हमारे लिए क्यों कॉज ऑफ कंसर्न है? अगर एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली आपको टर्म से ही पता चलेगा। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन हो गया ओशंस में एसिडिटी बढ़ना। एसिडिटी बढ़ना मतलब हो गया, देखो pH लेवल होती है हर एक चीज़ की, जैसे वाटर में pH लेवल होता है, अगर 7 होगा तो न्यूट्रल है, अगर 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक है, अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक है। जितना pH कम चला जाएगा उतना एसिडिक बनेगा। अब मुझे बता, कोई चीज़ एसिडिक हो जाएगी तो एसिड आ जाएगा उसमें, तो इसका मतलब ये है जो भी जानदार चीज़ें उसमें होगी उनको नुकसान पहुंचाएगा। शल्स है बहुत सारे जानवरों के ऊपर, उनको खतरा है।
अच्छा, ऑप्शन क्या है? द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैलकेरियस फाइटोप्लैंक्टन। कैलकेरियस फाइटोप्लैंक्टन वही होते हैं जिसको CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स होते हैं ऊपर से, ठीक है, वो शेल्स डिजोल्व होते हैं एसिड से, विल बी एडवर्सली इफेक्टेड, ऑब्वियसली ये सही है, वो इफेक्ट हो जाएंगे। द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल रिफ्स विल बी एडवर्सली इफेक्टेड, ऑब्वियसली कोरल रिफ्स की ग्रोथ भी एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगी। द सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स दैट हैव फाइटोप्लैंक्टन लार्वाe विल बी एडवर्सली इफेक्टेड। द क्लाउड सीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विल बी एडवर्सली इफेक्टेड। बताइए इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो ऑब्वियसली देखो, जब आपको एसिडिफिकेशन इंक्रीज, सो बेसिकली देखो, अगर मैंने आपको बोला जितने भी शेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे एक्वेटिक में, वहाँ पे अगर एसिडिटी बढ़ जाती है, तो क्योंकि ओशन की ही बात की गई यहाँ पे, तो उनके शेल्स डिजोल्व हो जाएंगे, वो क्यों कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, वहाँ पे कार्बनिक एसिड बनता है। अच्छा, जो कोरल रिफ्स ऑब्वियसली वहाँ पे CaCO3 होते हैं, उनका भी इफेक्ट हो जाएगा ग्रोथ, ठीक है। जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो भी इफेक्ट हो जाएंगे। देखो, फाइटोप्लैंक्टन्स अगर इफेक्ट हो गए ना, वहाँ वो सल्फर रिलीज करते हैं, ठीक है। सल्फर अगर कम रिलीज होगा ना, तो क्लाउड फॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये डिस्प्यूटेड है, जो फोर्थ स्टेटमेंट है ना, कुछ जगहों पे लिखा गया था कि ये सही नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगहों पे 1 2 3 4 इसका आंसर दिया गया है, ठीक है, ओके। The increasing amount of carbon dioxide in the air is slowly raising the temperature of the atmosphere because it absorbs. देखो, बोला जाता है कि जो CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपको पता है इसकी परसेंटेज बढ़ रही है एयर में, ठीक है। इससे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्यों टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्यों इससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये क्या एब्जॉर्ब करता है? द वाटर वेपर ऑफ एयर एंड रिटेन्स दिस हीट, द अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, ऑल द सोलर रेडिएशंस एंड इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मैंने आपको परसों भी सिखाया कि यहाँ से सन से रोशनी आती है, लाइट आती है ज़मीन पे, कुछ रेडिएशन वापस रात को चली जाती है। अगर वो वापस चली जाएगी तो ठीक है, बैलेंस्ड ये है। लेकिन CO2 जब ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है, मीथेन, वाटर वेपर, जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करते हैं और ये वापस नहीं जाती है, यहाँ ही वापस रिफ्लेक्ट होकर आती है, इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इससे फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। और ऑप्शन डी, इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, इज द राइट आंसर, राइट, ओके। Moving to another question. Consider the following protected areas. अच्छा, बांडीपुर नेशनल पार्क, भितारनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर, अच्छा ये सारे टाइगर रिजर्व भी है, क्योंकि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आप देखोगे, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा टाइगर्स देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द अबव डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व, इनमें से कौन कौन से टाइगर रिजर्व है डिक्लेयर किए गए हैं टाइगर रिजर्व, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे बांडीपुर, ये जो है टाइगर रिजर्व कहाँ पे, ये कर्नाटक में है, ठीक है। अगर मानस जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये असम में है, ठीक है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है ना। तो इसमें देखेंगे भितारनिका, आप चेक कर लेना, आई थिंक एज पर माई नॉलेज भितारनिका इज नॉट अ दिस टाइगर रिजर्व। बाकी 3 है, 1 2 1 3 4 इज द राइट आंसर। टाइगर रिजर्व जो है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है, कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स के लिए 1973 में इसको लॉन्च किया गया। तो अभी हमारे पास मोर देन 50 टाइगर रिजर्व है, और ठीक है, तो आप इसको देख लेना, ठीक है, ओके। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। सो इसमें भी ऑप्शन यही देखे हैं 1 3 एंड 4। in which one among the following categories of protected areas in India are local people not allowed to collect and use the biomass? तो इन मतलब बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, बायोस्फीयर्स होते हैं, नेशनल पार्क्स होती हैं, टाइगर रिजर्व्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, वेटलैंड्स होते हैं। तो किस इनमें से किस वाले एरिया में लोकल पीपल जो होते हैं ना, उनको अलाउ नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। सो ऑप्शंस आप देखो, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वेटलैंड्स डिक्लेयर्ड अंडर रामसर कन्वेंशन एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ऑब्वियसली नेशनल पार्क जो होते हैं ना, उसमें ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है एज कम्पेयर टू अदर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू कैटेगरीज ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज? इनमें से कौन एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं? ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा, एशियाटिक वाइल्ड आस। ऑप्शन बी, कश्मीर स्टेज, चीतल, ब्लू बल, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, स्नो लेपर्ड, स्वैम्प डियर, rhesus monkey and sarus, loin-tailed macaw, blue bull, हनुमान लंगर एंड चीतल। बताइए इनमें से इस कौन वाले ऑप्शन वाले जो एनिमल्स हैं वो एंडेंजर्ड स्पीशीज कैटेगरीज में आते हैं,
ठीक है, अभी मे बी कि रिसेंटली चेंज भी हुआ होगा किसी का, आप वो चेक कर लेना। एंड ऑप्शन ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पेन एंड एशियाटिक वाइल्ड आस। Okay, the Millennium Ecosystem Assessment describes the following major categories of ecosystem services: provisioning, supporting, regulating, preserving and cultural. Which one of the following is supporting service? तो Millennium Ecosystem Assessment जो है वो हमें बताती है कि मेजर हमारी इकोसिस्टम की सर्विसेज क्या क्या होती है। प्रोविजनिंग होती है, सपोर्टिंग होती है, रेगुलेटिंग होती है, प्रिजर्विंग और कल्चरल सर्विसेज होती है। इनमें से हमें बताना है सपोर्टिंग सर्विस कौन सा ऑप्शन हमें बताता है। प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड डिजीज, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी। क्योंकि हमारा इकोसिस्टम बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमारे लिए। और सपोर्टिंग सिस्टम्स जो होती है ना, सपोर्टिंग सर्विसेज जो होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर सपोर्टिंग सर्विसेज नहीं होंगी तो अगर सपोर्टिंग सर्विसेज नहीं होती तो प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग एंड प्रिजर्विंग कल्चरल सर्विसेज किसी काम की नहीं है, तो वो हमारे लिए फिर ज़रूरी नहीं है। सपोर्टिंग सर्विस ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे लिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शंस थोड़ा सा हट के देखिए। अगर पॉलिनेशन की बात करेंगे वो डिफरेंट कैटेगरीज में भी आएगा, लेकिन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एज सच जो है ये खुद सपोर्टिंग सर्विस में आता है। तो मेरे हिसाब से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है वो सपोर्टिंग सर्विस में आएगा। ये आंसर है इसका, ऑप्शन सी। अगर हम करेंगे बात रेगुलेटिंग सर्विस की, उसमें पॉलिनेशन, डिकम्पोजिशन, वाटर प्योरिफिकेशन, इरोजन एंड फ्लड कंट्रोल एंड कार्बन स्टोरेज और क्लाइमेट रेगुलेशन आता है। और अगर हम बात करेंगे प्रोविजनिंग सर्विस की, उसमें फूड, ड्रिंकिंग वाटर, टिम्बर, वुड, फ्यूल, वो सारा कुछ प्रोविजनिंग में आता है। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आएगा सपोर्टिंग सर्विस में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंटीलोप्स, ऑरिक्स एंड चीरू? इन दो में क्या फ़र्क है? ऑरिक्स इज अडेप्टेड टू लिव इन हॉट एंड arid, whereas Chiru is adapted to live in steppes and semi-desert areas. Oryx is poached for its antlers, whereas Chiru is poached for its musk. Oryx existed in western India only, whereas Chiru exists in north India only. None of these ABC is correct. बताइए इनमें क्या क्या आपस में differences है। So option 1 जो है, ऑरिक्स जो है ना ये हॉट एरिड एरियाज में होता है। ये सही है क्योंकि ऑरिक्स प्लेन्स ऑफ अफ्रीका एंड अरेबियन पेनिनसुलर में देखा गया है। और जो चीरू होता है ना वो कोल्ड हाई माउंटेन्स में रहता है, जैसे तिब्बतियन, इसको तिब्बतियन एंटीलोप भी बोलते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर हियर। ठीक है, बात समझ में आ गई। हॉट एरिड तो ऑब्वियसली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ही है, और चीरू जो है अगर स्टेपीज एंड सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ कोल्ड हाई माउंटेन्स की बात करेंगे तो तिब्बत वाला रीजन ही आता है। ठीक है, तो आई होप आज आपको बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।